A very good morning, students. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I teach you about endoplasmic reticulum. In today's class, our topic is Golgi apparatus. Okay, so let's start today's class. गोल्जी apparatus के बारे में तो आप ये जानते ही हो. हम क्या पढ़ें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में स्टडी करें, ठीक है ना. तो जिस तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, उसी तरह से और कौन आता है, गोल्जी apparatus भी आता है. ओके, और ये जो नाम है गोल्जी apparatus, ये किस बेसिस पे रखा गया, जो साइंटिस्ट ने गोल्जी apparatus को सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था, उनके ही नाम पे गोल्जी apparatus रखा गया, ठीक है ना. तो अब रीड करते हैं. Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ना कि कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1898 में सबसे पहले गोल्जी apparatus को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था. उनको ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिखा था, रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा था. देखो, जब भी वर्ड आता है आपका रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो रेटिक्यूलर मतलब क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म हुआ रहता है, ठीक है ना. तो रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर उनको किसके पास दिखाई दिया, उनको ये स्ट्रक्चर पास दिखाई दिया न्यूक्लियस के. यहाँ पे लिखा है कि ये जो गोल्जी apparatus है वो उनको किसके पास दिखाई दिया, नियर द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, गोल्जी apparatus दिखता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको कहाँ पे दिखेगा, गोल्जी apparatus में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको किसके पास दिखेगा, न्यूक्लियस के पास ही दिखेगा. ओके, दिस वर लेटर नेम गोल्जी आफ्टर हिम. तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये किस बेसिस पे रखा गया, कैमिलो गोल्जी के नाम पे गोल्जी बॉडीज रख दिया गया नाम. ओके, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर. तो देखिए यहाँ पे आपको साइज़ भी दिखा रहा है, इवन कैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में बता रहा है. तो क्या बता रहे हैं कि जो गोल्जी apparatus है ये कैसा होता है, फ्लैट होता है. तो फ्लैट मतलब तो आपको पता है, फ्लैट हम कहते हैं ना, कितना फ्लैट है ये, मतलब एकदम ज़्यादा समतल, ठीक है. डिस्क शेप्ड सैक, डिस्क शेप सैक मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा. और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर. तो देखो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगी सिस्टर्नी, ठीक है, अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो. These are stacked parallel to each other. तो क्या बता रहे हैं, ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये कैसे रहते हैं, अरेंज, पैरेलली अरेंज रहते हैं. तो पैरेलल मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि वो जो रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, जो कि कितना भी आगे चले जाए वो कभी मीट नहीं होंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी. तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है. तो ये जो सिस्टर्नी होता है ना, ये भी कैसे अरेंज रहता है, ये पैरेलली अरेंज रहता है. ओके, तो चलो सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर हम देख ही लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी apparatus का, जिसको मैंने सर्कल के अंदर डाला है, ठीक है. अब इस गोल्जी apparatus में आपको सिस्टर्नी दिख रहा है, ये जो इस तरह से निकला हुआ है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिस्टर्नी. तो देखो ये सिस्टर्नी अपने आप को कैसे अरेंज करके रखे, पैरेलली अरेंज करेंगे, इस फॉर्म में अरेंज्ड है. ओके, पैरेलली क्या है, अरेंज्ड है. और यहाँ पे देखो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्कुलर. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, वो जो आप डिस्क शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो वेसिकल्स जैसा, वो यही स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसके दो फेज होते हैं, एक सिस फेज होता है, क्या कहते हैं, सिस, CIS, सिस फेज, और एक होता है आपका ट्रांस फेज. अभी उस फेज के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, बट आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर है उसमें उस चीज़ को नहीं दिखाया है. ओके, तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या लिखा है. These are stacked parallel to each other. Varied number of cisterni are present in a Golgi complex. तो देखो हमको दिखा बहुत सारे सिस्टर्नी हमको दिख रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. तो वही बता रहा है कि बहुत से नंबर में क्या होते हैं, गोल्जी सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं. देखो अलग अलग नाम ले रहा है, गोल्जी बॉडी भी कह रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं, गोल्जी apparatus भी कह रहे हैं. तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, सब गोल्जी बॉडीज के ही नाम है. ओके, The Golgi cisterni are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or forming phase trans. देखो तो मैं आपको बता रही थी ना अभी कि ये जो सिज और ट्रांस फेज होते हैं, दो तरीके के फेज होते हैं गोल्जी apparatus में. तो देखो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि सिज फेज के पहले बात करते हैं, सिज, ठीक है, और ट्रांस भी लिख लेते हैं हम. ओके, तो देखो इस तरह के दो फेजेस होते हैं किसमें, गोल्जी apparatus में प्रेजेंट होते हैं.
तो जो सिस फेज होता है ना वो कैसा होता है, वो स्टार्टिंग फेज होता है। और ये किस शेप में आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा कॉन्वेक्स शेप में। कॉन्वेक्स मतलब आप समझते हो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये जो सिस फेज होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और ट्रांस फेज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, कॉनकेव लाइक होता है। तो कॉनकेव यानी कैसा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, मतलब अंदर की तरफ इस तरह से घुसा हुआ, ठीक है। जैसे कि स्पून को देखते हैं, तो स्पून को जब आप पलटोगे, उसको टर्न करोगे, तो जो उसका पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। और जब हम जिस पोर्शन से हम खाते हैं, जो अंदर की तरफ थोड़ा सा घुसा हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। आप 10th क्लास में फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़े हैं आपने, रिफ्लेक्शन चैप्टर में, ओके। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो देखो सिस फेज जो रहता है, जहाँ पे सिस फेज होता है तो वहाँ के स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देंगे, कॉन्वेक्स लाइक दिखाई देंगे। और ट्रांस फेज वाले स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देंगे, कॉनकेव लाइक। तो ये तो कॉनकेव और कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब देखो, अब ये जो सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है वो कैसे होते हैं। तो देखो सिस फेज को और क्या कहा जाता है, सिस फेज को कहा जाता है आपका फॉर्मिंग फेज। मतलब सिस फेज से क्या होते हैं, सब चीज़ें बनना शुरू होते हैं। फॉर्मिंग यानी फॉर्म होना, कोई भी चीज़ का बनना, ठीक है ना। तो सिस फेज जो होता है वो स्टार्टिंग फेज होता है, जहाँ से गोल्जी अपैरेटस फॉर्म हो रहे हैं। और ट्रांस फेज जो होता है वो आपका कौन सा फेज होता है, वो होता है आपका मैच्योरिंग फेज, जहाँ से वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर यानी तो आपको सभी को पता है, मैच्योर यानी जो कि पूरी तरह से क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है, हिंदी में कहें तो, ओके। तो देखो याद रखना, सिस फेज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये फॉर्मिंग फेज है, यहाँ से सब चीज़ें फॉर्म होना शुरू होती है। ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा आपको, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको कॉन्वेक्स लाइक, ओके। और ट्रांस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है, और उसका स्ट्रक्चर आपको किस तरीके का दिखाई देगा, उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा कॉनकेव लाइक, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज, ओके। यहाँ फॉर्मिंग फेज बता रहा है किसका, अभी उसका बात हो रहा है, कॉन्वेक्स वाले। तो देखो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज कह रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक यानी मैथ्स में आप जानते हो कॉन्सेंट्रिक मतलब जो बीच से लेके पूरे से सर्कुलर फॉर्म में हो, मतलब एक उसका क्या हो, सेंटर हो, और यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हुआ हो, ठीक है। तो उसको हम कॉन्सेंट्रिकली अरेंज कहते हैं। तो ये जो सिस फेज होता है वो किसके पास होता है, वो पास होता है आपके न्यूक्लियस के, क्योंकि हमको ये तो पता है भाई कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो किसके पास रहते हैं, ये जो ऑर्गेनेल है किसके क्लोज रहता है, वो रहता है न्यूक्लियस के क्लोज में। तो देखो अब जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपका ये जो है ये गोल्जी बॉडी है, कुछ इस तरह से रहते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका गोल्जी बॉडी, तो देखो जहाँ से जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है वो आपका कौन सा फेज हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिस फेज, और जो ज़्यादा दूर है वो आपका हो जाएगा ट्रांस फेज, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और ये जो सिस फेज होता है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स लाइक, और ट्रांस फेज जो होता है वो कैसा होता है आपका कॉनकेव लाइक, ओके। सिस फेज को ही हम क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेज, मतलब यहाँ से ही सब चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं। और ट्रांस फेज को हम क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेज, मतलब कि यहाँ तक आते आते वो चीज़ें क्या हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, ओके। देन क्या बता रहे हैं, कॉनकेव और ट्रांस, एक मिनट में इसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, तो वही बता रहा है कि एक फेज को हम क्या कहते हैं, एक फेज को हम कहते हैं सिस फेज, ठीक है। सिस फेज में आप जो डिफरेंस है वो बखूबी आप लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया सिस और ट्रांस, दो फेज हमको दिखते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंसेस आपको इनमें मिल जाएंगे। वो 3 डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले तो आप बताओगे सिस फेज को हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। सिस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और ट्रांस फेज को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज, ओके। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। अब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस में आप दूसरा डिफरेंस लिख सकते हो। सिस फेज आपको किस तरीके का दिखता है, वो आपको दिखता है कॉन्वेक्स लाइक, और ट्रांस फेज आपको दिखता है कैसा, कॉनकेव लाइक, ओके। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, थर्ड आप बता सकते हो कि कौन न्यूक्लियस के कितना क्लोज होता है। तो सिस फेज जो रहता है वो नियर द न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसके ज़्यादा क्लोज रहेगा, और ये समवॉट क्या होगा, थोड़ा सा
मतलब डिफरेंस में रहेगा, थोड़ा सा डिस्टेंट रहेगा, ठीक है, दूर रहेगा। तो इस तरह से आप 3 डिफरेंसेस लिख सकते हो। ओके, किसके बेसिस पे? फेज और ट्रांसफेज में। ओके, 3 डिफरेंसेस आपको दिखे। तो इन केस वैसे डिफरेंस आता नहीं है, बट आपको पता तो होना चाहिए अपने नॉलेज के लिए। आप ये डिफरेंसेस याद रखोगे तभी तो आप जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे या उसके बारे में कोई चीज़ आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना डिफरेंस सीज फेज और ट्रांसफेज के बारे में। तो सीज फेज जो होता है उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ट्रांसफेज को कहते हैं मैच्योरिंग फेज। सीज फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर शो करता है और ट्रांसफेज कॉन्केव लाइक। सीज फेज जो रहता है न्यूक्लियस के क्लोज रहता है, नियर रहता है, और ट्रांसफेज थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेगा। ओके, अब फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द सीज एंड ट्रांसफेज ऑफ ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? सीज और ट्रांसफेज एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट रहते हैं, बट वो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, अब देखो उनके फंक्शन बता रहा है, पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन बताने लगा। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़े हैं गोल्जी apparatus के बारे में, कि सबसे पहले गोल्जी apparatus का आप डेफिनेशन बता सकते हो, है ना, कि गोल्जी apparatus कैसा है? रेटिकुलर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आप इसका शेप बता सकते हो कि इसका शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक शेप होता है, वेसिकल फॉर्म में रहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आप डिस्कवर्ड बाय बता सकते हो कि गोल्जी apparatus को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? तो किन्होंने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। ये सिनॉप्सिस मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो। हमको उसमें क्या दिखते हैं? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी दिखते हैं, जो कि पैरेलली अरेंज रहते हैं स्टैक के फॉर्म में, और उसमें 2 फेजेस होते हैं, दैट इज सिस फेज एंड ट्रांस फेज। उसके बाद आप सिस फेज और ट्रांस फेज के बारे में बताओगे। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम उसके लास्ट किस में आ जाते हैं? उसके फंक्शन में। ओके, तो देखिए क्या फंक्शन बता रहा है इसका। गोल्जी apparatus जो है उसका फंक्शन होता है पैकेजिंग करने का, किसी भी चीज़ को क्या करने का? पैक करने का, मटेरियल्स को पैक करने का, ठीक है। टू बी डिलीवर्ड आइडर टू इंट्रा सेलुलर टारगेट्स, या तो सेल के अंदर वो चीज़ों को भेजेगा जो चीज़ें पैक की गई हैं, या फिर उसको सेल के आउटसाइड में क्या कर देगा? सिक्रीट कर देगा। तो ये किसके बारे में था? गोल्जी apparatus का फंक्शन था, ठीक है। तो याद रखना कि गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग, ठीक है। और पैक की हुई चीज़ों को वो इंट्रासेलुलरली, मतलब सेल के अंदर ही डिलीवर करेगा जो सामान है जो पैक किया है, या फिर उसको सेल के बाहर क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। ओके, देखो किस तरह से सिक्रीट करेगा वो भी मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू अभी बताऊंगी। देन क्या बता रहे हैं? मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सीज फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। तो देखिए यहाँ पे आपको सीज फेज और ट्रांस फेज के बारे में बता रहे हो, और इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या एसोसिएशन है वो भी बता रहे हैं, किसका? गोल्जी apparatus का। तो देखिए क्या बता रहे हैं? जो मटेरियल्स पैक्ड हो गए, मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि किस फॉर्म में पैक हो गए? वेसिकल। वेसिकल यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वेसिकल यानी क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। तो देखो गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, लेकिन जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया रहता है तो इस तरह से वेसिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अभी जो सुनना है आप वो देख लो। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सीज फेज। तो देखो जो मटेरियल्स पैक्ड होते हैं वेसिकल के फॉर्म में, कहाँ से? ER से फ्यूज होते हैं, कहाँ से? सीज फेज से, ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और उसके बाद फिर वो कहाँ पे आते हैं? मैच्योरिंग फेज में आते हैं। देन क्या बता रहे? दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही आपको क्या बता रहे हैं कि गोल्जी apparatus जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में कैसे रहता है, उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ बता दिया ना कैसे जुड़ा हुआ रहता है। जो मटेरियल्स पैक्ड हो जाते हैं किस फॉर्म में? वेसिकल्स के फॉर्म में, वो क्या होते हैं? ER से जाके फ्यूज होते हैं और फिर सीज फेज से गोल्जी apparatus के, और कहाँ पे मूव कर जाते हैं? मैच्योरिंग फेज में मूव कर जाते हैं। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्जी apparatus जो है वो क्लोज एसोसिएशन में कैसे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आप क्वेश्चन लिख लेना और इसी को आंसर के फॉर्म में लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देन क्या बता रहे हैं? A number of proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase.
तो देखो क्या बता रहा है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो ये एसोसिएशन में है ही, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो ये जुड़ा हुआ है। और हमको पता है भाई कि ईआर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की ईआर मैंने आपको क्या क्या बताए थे, एक था आपका आर ई आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक था आपका एस ई आर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम क्या होता है, ये जो है इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि हाँ यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास तो प्रोटीन बनाने वाला सब्सटेंस है जो कि क्या है, राइबोसोम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड के लिए रोल प्ले करता है। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना कोई राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ना कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ बात हो रही है आपके आर ई आर की, क्योंकि हमको पता है कि आर ई आर जो है वही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्यों, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस, वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं कहाँ पे, सिस्टर्नी। गोल्जी एपरेटस में आपने इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर देखा था ना, जो कि क्या कहला रहा था, सिस्टर्नी कहला रहा था। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, मतलब ट्रांसफेज हम किसको कहते हैं, मैच्योरिंग फेज को। जब ट्रांसफेज में कोई चीज़ आएगा तो वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, और उसके बाद वो क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे सॉरी ध्यान से समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेशली कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका सिंथेसिस कर रहा है, ये किसको रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है प्रोटीन को। ठीक है, ये जो प्रोटीन है किस फॉर्म में, वेसिकल में, मतलब ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन आपका प्रेजेंट होगा। अब ये जो प्रोटीन है ये किससे जाके फ्यूज़ करेगा, ये फ्यूज़ करेगा जो सीस फेज होगा किसका, गोल्जी एपरेटस का, उससे जाके यहाँ पे आके क्या कर लिया, फ्यूज़ कर लिया। जैसे कि ब्लू कलर का क्या है आपका, प्रोटीन कैरी किया हुआ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है वो है। ठीक है, और वो किससे जाके फ्यूज़ किया, सिस फेज से, और इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये सिस फेज है, ये पूरा आपका मैं इस तरह से बना दे रही हूँ जल्दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, लास्ट में मैच्योर फेज, दैट इज कॉल्ड ट्रांस फेज, और फिर ये धीरे धीरे आके ट्रांस फेज से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह से वो सेल के बाहर भी रिलीज होता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ध्यान रखो कि गोल्जी एपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे एसोसिएट रहता है। तो देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, प्रोटीन रिलीज करता है। वो प्रोटीन जो है वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी एपरेटस के कौन से फेज में, सिस फेज में आके फ्यूज होता है, और फिर धीरे धीरे वो कहाँ पे आ जाता है, ट्रांस फेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज। और जब वो ट्रांस फेज में आ जाता है तो अगर उसको सेल के बाहर निकलना है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन से रिलीज आउट कर दिया जाता है। ओके, तो ये था एसोसिएशन किसका, गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको बता रहे हैं, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by the ribosomes on endoplasmic reticulum or modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. ओके, वो किससे जाके अटैच्ड होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, सिस्टर्नी से, गोल्जी एपरेटस को जो सिस्टर्नी है उससे। किसके पहले, जब वो ट्रांसफेज में जाने के पहले। गोल्जी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये भी उसके किस में आ जाएगा, फंक्शन में, कि जो गोल्जी एपरेटस एक तो वो पैकेजिंग का काम करता है और डिलीवर करने का भी काम करता है। कहाँ पे, वो डिलीवर करने का काम करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। सेल के अंदर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि जो गोल्जी एपरेटस है वो और क्या काम करता है, वो फॉर्मेशन करता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड्स का। तो आप याद रखोगे, ग्लाइको वर्ड जुड़ गया मतलब किससे रिलेटेड है, ये कार्बोहाइड्रेट से। जब भी आपका वर्ड जुड़ जाएगा ग्लाइको, दैट मीन्स वो किससे रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। देखो मैं जब भी बताई थी ना, जब भी वेसिकल वर्ड यूज़ करा है दैट मीन्स सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। तो ये जिसके जगह जिसके चारों तरफ मैं राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो आपका क्या है, वेसिकल्स है। ओके, ये जो वेसिकल्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा प्रोटीन इस तरीके से, जो कि कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्पेशली कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, अब देखिए ये कैसे यहाँ ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है ये आया कहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, सिस फेज में आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सिस फेज में। ओके, और देखो उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टर्नी दिखा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज़ व्हाट, दैट इज सिस्टर्नी। और वो जो अंदर पे गहराई में स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ट्रांस फेज दिखा रहा है। तो देखो कितना डिफरेंस है। देखो ये क्या है, सीस फेज, ये कॉन्वेक्स जैसा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इस तरह से उभरा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर। और वो कौन सा फेज आ गया आपका, ट्रांस फेज। तो देखो ट्रांस फेज में भी क्या निकल रहे हैं, वेसिकल्स निकल रहे हैं, जो कि क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। ओके, जो कि क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। तो ये आपको किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, गोल्जी एपरेटस का। अब जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। जस्ट अ मिनट, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर पोर भी है उसमें। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है किसके, न्यूक्लियस के। मतलब वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच्ड ही है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी एपरेटस, या फिर हम इसी को गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ओके, तो देखो अभी हम एसोसिएशन देख रहे हैं किसका, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे एसोसिएट हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, और ये जो प्लेन है, फ्लैट है, दैट इज व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको पर्पल कलर का या फिर वॉयलेट कलर का आप कह सकते हो, क्या दिख रहा है, प्रोटीन। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ, प्रोटीन रिलीज हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेसिकल के अंदर, उसको खोल के दिखा रहा है कि क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेसिकल किस फेज में आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है सीस फेज में। सीस फेज में ये आके सिस्टर्नी से क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब ये धीरे धीरे इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद ये आपका पीछे वाला फेज क्या है, ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज से फिर वही वेसिकल रिलीज हो रहा है। देखो प्रोटीन दिख रहा है आपको, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और वो प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन से आउट में सिक्रीट कर दिया जा रहा है, मतलब सेल के बाहर सिक्रीट करे। ये दिख रहा है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर का लाइन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कॉल देम सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन से ये जो वेसिकल के अंदर प्रोटीन है उसको क्या कर दिया गया, रिलीज आउट कर दिया गया। तो इस तरह से ये काम करते हैं मिलके एक दूसरे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस के पास। किस फॉर्म में किया, वेसिकल के फॉर्म में। अब ये वेसिकल आके गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्नी से क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और कौन से फेज में, सीस फेज में। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखना, यहाँ वाला फेज सीस है और यहाँ वाला क्या है आपका, ट्रांस है। ओके, तो ये क्या हुआ, सीस फेज से फ्यूज करा। और फिर उसके बाद प्रोटीन, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना कितने सारे प्रोटीन हैं। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करती हूँ। ये पर्पल कलर के आपको प्रोटीन दिख रहे हैं। वो प्रोटीन जो है फिर ट्रांस फेज में जब वो मैच्योर हो जा रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, वेसिकल के फॉर्म, वेसिकल के अंदर क्या हो रहा है, प्रेजेंट है। और फिर वो सेल मेम्ब्रेन से आउट में क्या कर दिया जा रहा है, रिलीज आउट कर दिया जा रहा है। तो यही सब चीज़ें आपके वहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये था किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप नोट्स कैसे बनाओगे, तो मैंने शुरू से ही बताया है आप कि आप क्या कर सकते हो, सिनॉप्सिस डाल के। सिनॉप्सिस हम किसको कहते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक डालेंगे, जो टॉपिक है, मतलब जो भी टॉपिक हम बारे में बता रहे हैं जिस टॉपिक के, उसके अंदर हम किस किस चीज़ों से डील करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या बता दोगे, जो भी आप पढ़े हो उसके बारे में उसका डेफिनेशन बता दोगे। मतलब किसका डेफिनेशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे। अब डेफिनेशन के बाद फिर हमारा क्या आ गया, डेफिनेशन के बाद आ गया आपका डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो किसने डिस्कवर्ड किया था, कैमिलो गोल्जी ने। ओके, तो डिस्कवर्ड बाय लिख दिए। थर्ड फिर आप क्या करोगे, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे। तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता है ना, स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, सीज फेज, ट्रांस फेज, रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, ल्यूमेन प्रेजेंट था। ओके,
और सीज और ट्रांसफेज के बारे में भी आप स्ट्रक्चर के अंदर ही बताओगे। फिर स्ट्रक्चर के बाद आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर के बाद आप उसका फंक्शन बता दोगे। तो फंक्शन में हमने क्या क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस के फंक्शन में हमने देखा कि क्या करता है, पैकेजिंग करता है सब्सटेंस का और डिलीवर करने का काम करता है। ओके, किस फॉर्म में डिलीवर करेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, ये एक फंक्शन। उसके अलावा ये क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का काम करता है, ये ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसके फंक्शन में। अब देखो, जब आप स्ट्रक्चर बताओगे ना, तो उसमें आप या फिर अलग से आप टॉपिक डाल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस कैसे एसोसिएटेड है उस चीज़ को भी बता दोगे। तो मैंने आपको बताया ना कैसे एसोसिएट था गोल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आर था वो क्या कर रहा था, आर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था। मतलब आर तो हमको पता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो प्रोटीन को वो कहाँ पे दे रहा था, वेसिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहा था, वेसिकल के फॉर्म में। प्रोटीन को वो वेसिकल के फॉर्म में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा था, वो कर रहा था सीज फेज में। ठीक है, कौन से फेज में, गोल्जी एपरेटस के सीज फेज में। यहाँ से आ गया आपका गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस के सीज फेज में आके वो किससे जाके फ्यूज़ हुआ, सिस्टर्नी से फ्यूज़ हुआ। फिर सीज फेज से वो जो प्रोटीन है वो कहाँ पे आया, ट्रांस फेज, जो कि हमारा कौन सा फेज है, मैच्योरिंग फेज है। और फिर ट्रांस फेज से वो क्या कर दिया गया, सेल के आउट में रिलीज़ कर दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरली वो क्या कर दिया गया, सिक्रीट कर दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस है उसका क्या क्या काम है, पैकेजिंग करने का काम है, डिलीवरिंग का काम है और सिक्रीशन का भी काम है। क्योंकि सेल के बाहर वो प्रोटीन को क्या कर रहा है, सिक्रीट तो कर रहा है। कैसे, वेसिकल के फॉर्म में, सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा गोल्जी एपरेटस का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप अच्छे से नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे बता सकते हो। ठीक है, so today's class is over. Thank you, have a nice day and please keep studying.